जो लोग जनता को अपने बाप की बपौती समझते हैं वो समझ लें, वो सब नहीं चलने वाला है। उससे बदलाव करो। विपक्ष चाहे तो मोदी जी को उस ट्रैक पर ला सकता है, लेकिन मोदी जी भी जानते हैं कि विपक्ष जहां उसको बैटिंग करनी चाहिए वहां करते ही नहीं। मोदी जी ने तो सदैव कह दिया कि विपक्ष अपने चाल और चरित्र में जनता के बीच में जाए, उसका विजय श्री हो जाएगा। लेकिन मोदी जी जानते हैं ना इनका चाल ठीक है, ना इनका चरित्र ठीक है, और न जनता के बीच में उनकी घुसपैठ है। मोदी जी जनता के बीच की बात कर लेते हैं, ये लोग मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी को गाली देना छोड़ें, विपक्ष के लोग मोदी जी के जाल से बचें। अगर कोई व्यक्ति राजनेता बनना चाहे, अगर कोई बच्चा आके मुझसे पूछे कि राजनेता बनना चाहे, तो मैं सीधे कह दूंगा कि देश में तुम नरेंद्र मोदी को फॉलो करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति का वो आयाम गढ़ दिया है कि जिसमें जो नेता जनता को अपनी बाप की बपौती समझते हैं, उनके हाथ से मायावती दलितों को अपनी देवी ना समझें। दलित उनको कोई फिनिश्ड। और मोदी जी ने हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार अपने भाषण को सुनिश्चित करते हैं, और हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसलिए मोदी लगातार जीत रहे हैं। मायावती गठबंधन में जाएं चाहे ना जाएं, अखिलेश यादव मायावती के पास जाएं और चाहे ना जाएं, हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी को निकाल भी दे, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में चली जाए, मोदी को हराने वाला 2024 में कोई पैदा नहीं है। अगर मोदी अकेले नेशनल आवाज़ के पत्रकार पवन शर्मा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से जाटों का अपमान हुआ। जिस तरह से मिमिक्री की गई जो बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद, उनके द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? किस वजह से जो है इस तरह से जाट कम्युनिटी को जो है वो कह रहे हैं उनकी वजह? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हैं, तो अब मैं कह रहा हूं जो माननीय जगदीप धनखड़ जी हैं, पहले वो सुनिश्चित कर दें वो उपराष्ट्रपति हैं या उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर राष्ट्रपति हैं तो उसमें जाति का कोई प्राविधान ही नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो सभी कम्युनिटी को जो है बराबर देखता है, वो संवैधानिक होता है, उसमें जाति शब्द का धोतक नहीं होता है। धनखड़ साहब ने जिस तरह से उसको व्यक्तिगत ले लिया है, उससे उन्होंने उस पद की मर्यादा को ही तार तार कर दिया है और उस पद को ही उन्होंने पॉलिटिकल बना दिया। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गए, तो ये लोग जो होते हैं किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। ये संवैधानिक पद होता है और इसमें किसी की मिमिक्री कर लेना तो सभी लोग करते हैं, मिमिक्री करने लगते हैं, तो उसमें जाट बिरादरी का कैसे अपमान हो गया? तो इस तरह से अगर देख लिया जाए, जो संसद में 2 बच्चे चले गए थे अपना कुछ बताने के लिए, तो उनको फिर मान लिया जाए वो हिंदू हैं, तो फिर हिंदू बिरादरी के लोग ऐसे करने लगे हैं। फिर इसी तरह जैसे गोडसे ने गांधी को मार दिया था, तो लोग फिर गोडसे को भी आतंकवादी कहने लगे। गोडसे हिंदू था तो क्या हिंदू आतंकवादी हो गया? तो सवाल इस चीज़ का है, जो अपराधी है या जिसने जो हरकत किया है, उस हरकत के आधार पर अगर उस कम्युनिटी को साथ में रखा जाएगा तो ये सही कहीं ना कहीं गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो सदैव करती है, हम जाति विहीन राजनीति करते हैं। मोदी जी कभी अपनी ओबीसी की जाति बता देते हैं, अब उपराष्ट्रपति जी अपनी धनखड़ जी की राष्ट्र बता दिया, हमारे महिम राष्ट्रपति साहिबा को लोग दलित आदिवासी कहने लगते हैं। सवाल है ये कहने वाले कौन हैं? कुछ नेता कहते हैं हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, कुछ नेता उस जातिवाद को ही विपक्ष को खींचने लगते हैं, देश के लोगों को खींचने लगते हैं। तो सवाल ये है, पहले देश के जो संवैधानिक पदों पर इस समय लोग बैठे, वो सुनिश्चित कर लें कि देश के युवाओं को क्या देना चाहते हैं, देश के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, देश को सुरक्षा के किस दृष्टिकोण की ओर ले जाना चाहते हैं। और अभी आपको बता दूं, विपक्ष को भी मैं इसमें कहना चाहूँगा, विपक्ष लगातार संसद सुरक्षा चूक हो गई, संसद सुरक्षा चूक हो गई। अरे भैया, कौन सी नई बात हो गई? 2 बच्चे थे, दर्शक दीर्घा में गए थे, उनको लगा कि सरकार मेरी बात नहीं मानती, सदन में आ गए, अपना धुआं धुआं कर दिया। अरे भाई, ये कोई बड़ी बात थोड़ी, वो आतंकवादी थोड़ी है, लेकिन विपक्ष उनको आतंकवादी बना करके उनका इनकाउंटर करवा देगा जरूर। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो गई, लोग सदन तक पहुंचते रहे, अपनी बात कहते रहे। शर्मसार तो उन सांसदों को होना चाहिए जो वहां बैठे हैं और जनता की बात नहीं कह पाते हैं।
शर्मसार उन सांसदों को होना चाहिए, विपक्ष के भी उन सांसदों को होना चाहिए, सत्ता पक्ष के भी सांसदों को होना चाहिए, जो जनता की बात वहाँ नहीं कह पाते हो, सिर्फ पार्टी के दायरे में बंधे हुए हो। ये गलत है। सांसद किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी पार्टी के टिकट पे तो जीत सकता है, लेकिन जिस समय वो विजयी हो जाता है वो अपने पूरे सभी लोगों का सांसद होता है। लगभग 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो। तो सवाल वो एक पार्टी का कैसे हो गया? तो उन बच्चों ने यही चीज़ मैसेज दिया, लेकिन जिस तरह से सदन की सुरक्षा में चूक, सदन की सुरक्षा में चूक, इतना बड़ा इशू बनाया जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हाँ, अगर बात ही करना है, अगर मोदी को घेरना ही है तो सीधे मोदी जी से पूछ लो। राजस्थान में आपने 450 का सिलेंडर देने को कहा था, अभी दिया कि नहीं दिया? उत्तर प्रदेश में आपने दिया कि नहीं दिया? तो ये तो हो एक सकारात्मक बात। अब उसमें सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक, इसका कोई मतलब नहीं। विपक्ष भी डाइवर्टेड है और मोदी जी ने अच्छा विपक्ष को डाइवर्टेड कर रखा है कि वो मुद्दा विहीन रहे। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दा है। विपक्ष चाहे तो मोदी जी को उस ट्रैक पर ला सकता है, लेकिन मोदी जी भी जानते हैं कि विपक्ष जहां उसको बैटिंग करनी चाहिए वहां करते ही नहीं। मोदी जी ने तो सदैव कह दिया कि विपक्ष अपने चाल और चरित्र में जनता के बीच में जाए, उसका विजय श्री हो जाएगा। लेकिन मोदी जी जानते हैं ना इनका चाल ठीक है, ना इनका चरित्र ठीक है, और ना जनता के बीच में इनकी घुसपैठ है। मोदी जी जनता के बीच की बात कर लेते हैं, ये लोग मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी को गाली देना छोड़ें, विपक्ष के लोग मोदी जी के जाल से बचें, सीधे जनता से कनेक्ट करें, जनता के मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ें। और दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की राह बड़ी कठिन हो जाएगी। और लेकिन जिस तरह से संसद में सुरक्षा में चूक हो गई, संसद में सुरक्षा में चूक हो गई, वहाँ नेपाल में क्या हो गया, इस तरह के मुद्दों में रहेंगे तो किसी तरह से मोदी को हरा नहीं पाएंगे। सवाल है कि मोदी जी ने जो वादा किया था, विपक्ष उन पर बात करे, उन पर बात। विपक्ष को भी उन्होंने एक हिसाब से सलाह दी थी कि किस तरह से काम करना है। अगर आप जो है जनता से जुड़कर ही काम करोगे तभी आपको कुछ मिल सकता है। भारत का अच्छा नागरिक होगा वो यही सलाह देगा, परिवार का मुखिया होगा यही सलाह देगा कि बच्चे अच्छा पढ़ें, नहीं पढ़ रहे हैं तो उनकी कमी को बताएं। तो मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री विपक्ष को सलाह देना छोड़ करके जनता के बीच में जाओ, जनता की पीड़ा समझो। अब ये नहीं समझ रहे हैं तो क्या किया जाए? वो मोदी जी को अगर आ रहे हैं तो क्या किया जाए? इसी से जुड़ा एक सवाल है, विपक्ष इंडिया जो गठबंधन है, कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने मायावती के जो सवाल पर कि क्या मायावती या बहुजन समाज पार्टी विपक्ष इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, इस पर कहीं न कहीं उनको दरकिनार करने का जो है प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि डर है समाजवादी पार्टी को कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से उनके वोट भी सीटें हैं, वो 3-4 सीटें मिली थी, वो भी इस बार नहीं मिलेंगी, ये डर? युधिष्ठिर जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई व्यक्ति राजनेता बनना चाहे, अगर कोई बच्चा आके मुझसे पूछे कि राजनेता बनना चाहे, तो मैं सीधे कह दूंगा कि देश में तुम नरेंद्र मोदी को फॉलो करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति का वो आयाम गढ़ दिया है कि जिसमें जो नेता जनता को अपनी बाप की बपौती समझते हैं, उनके हाथ से मायावती दलितों को अपनी देवी ना समझें। दलित उनको कोई मायावती घनिष्ठ नेता है जो समझते हैं कि जनता मेरी है, उसके बाप की बपौती वो कान खोल के समझ लें। मोदी जी ने मैसेज कर दिया कि हर व्यक्ति राजनेता है, हर व्यक्ति के पास समझदारी है, हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता है, और मोदी जी ने हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार अपने भाषण को सुनिश्चित करते हैं और हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसलिए मोदी लगातार जीत रहे हैं। मायावती गठबंधन में जाएं चाहे ना जाएं, अखिलेश यादव मायावती के पास जाएं और चाहे ना जाएं, हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी को निकाल भी दे, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में चली जाए, मोदी को हराने वाला 2024 में कोई पैदा नहीं है। अगर मोदी अकेले लड़े तब भी? मैंने बता दिया ना कि अगर विश्व में अगर सबसे ज़्यादा अगर युवा फॉलो करता है तो नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है। आप लिख करके देख लीजिए, आप उसको बड़ी गूढ़ता से विचार करिएगा। युवा के दिलों में नरेंद्र मोदी हैं, उसको आप नहीं निकाल पाओगे। ये एक साल नहीं, जो बेरोजगारी जिसकी बातें होती हैं कि तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि मैं एक नेता हूँ, विपक्ष अगर बेरोजगारी पर जनता के मुद्दों पे आ जाए तो मुझे रोक सकता है।
वो कह तो रहे हैं भैया, कौन सा ऐसा राजनेता है जो अपनी कमी बताए? वो कह तो रहे हैं कि विपक्ष जनता के मुद्दों पे जाए, जनता ये कहना कहीं ना कहीं बीच में जाए तो रुक जाएंगे। विपक्ष जो समझा नहीं पा रहा है, जो आम प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा है, लोकसभा में कहा है, विपक्ष हमको न देख करके जनता के मिजाज को समझे। अरे इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है भाई? हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद देते, कम से कम वही दशा आप अपनी एक कमी बता दिए इनको कि मैं जिस कमी से हारूंगा। मोदी जी को तो अब ये चिंता है कि जो हमारा युवा जागरूक हो रहा है, आने वाले दिनों में हमारे भारत की बागडोर किस युवा के हाथ में जाएगी। मोदी जी भी जानते हैं उनको भी मरना है, ऐसा थोड़ी कभी 100-200 साल जिएंगे, लेकिन वो जानते हैं जिस आक्रामकता के साथ मैंने देश को चलाया है, अब कौन व्यक्ति आएगा जो आक्रामकता के साथ चलाएगा? वो तो अपनी पार्टी में भी तलाश करते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति आएगा। लोग कायस लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उसको धराशायी कर दिया, प्रधानमंत्री ने उसको धराशायी कर दिया, प्रधानमंत्री ने उसको शिवराज को धराशायी कर दिया, प्रधानमंत्री ने वसुंधरा को धराशायी कर दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री को पढ़ो, पहले मोदी को पढ़ो। मैंने एक किताब पढ़ी थी मोदीज़्म के मायने, किसी ठीक ठाक आदमी ने लिखी थी। नरेंद्र मोदी को जिस दिन किसी व्यक्ति ने, युवा ने पढ़ लिया, वो दूसरे नेता को पसंद ही नहीं करेगा। 100% बता दूं, मैं नरेंद्र मोदी की काफ़ी कमियां जानता हूं जिस पर उनको धराशायी किया जा सकता है। सवाल इस चीज़ का है, वो कमियां ये हैं कि जनता के सभी वादों पे वो भी खरे नहीं उतर पा रहे, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है। उन मुद्दों को दूसरा भी ले जाना चाहिए, लेकिन लोग मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। भैया मोदी के पीछे पड़ना छोड़ो, सीधे मुद्दे पे आओ। आप यहीं खड़े हो, भाई साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये देखिए युवा मेरे साथ खड़ा हुआ है, एक युवा ये खड़ा हुआ है, कितने लोग यहाँ रोजगार है, बात करो ना इस पर। उस पर आप बात ही नहीं करोगे। सवाल है उसमें मोदी को गरियाने से जगह युवा को दिखाओ कि आप बेरोजगार हो, उस पर बात ही नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी ने कोशिश तो की थी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने का, तो राहुल गांधी सफल तो है, राहुल गांधी फेल कहाँ है? राहुल गांधी सफल तो है, राहुल गांधी फेल कहाँ है? ना नरेंद्र मोदी फेल है, ना राहुल गांधी फेल है। सवाल है नरेंद्र मोदी की टीम के लोग नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, राहुल गांधी की टीम के लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। बस अभी चुनाव की बात कर लो, अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से ले करके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मोदी जी की गारंटी शब्द को कोड किया है। हर व्यक्ति के, छोटे से अभी उनके फॉलोअर से पूछ लो तो बोलेगा मोदी जी की गारंटी। देखो फॉलोअर हैं, इनसे पूछ लो, मोदी जी की गारंटी बताएंगे। राहुल गांधी ने जो बोला उसकी, राहुल गांधी ने जो बोला ओबीसी की बात, किसी पार्टी के नेता ने बोला? कहाँ बोला, कहाँ बोला? तो सवाल है नेतृत्व क्या करे जब उसके पहिए ही पंचर पड़े हुए, तो क्या कर सकता है उसमें? और उसमें सुधार की ज़रूरत है। राहुल गांधी को अपने संगठन में सुधार करने की ज़रूरत है, और बाकी मोदी जी तो अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी तरह से फॉलो ही कर रहे हैं, सभी को अपने संगठन। और एक और मैं बात कह रहा हूँ, जब रिपीट कर देता हूँ, जो लोग जनता को अपने बाप की बपौती समझते हैं वो समझ लें, वो सब नहीं चलने वाला है, उससे बदलाव करो। कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, एक हिसाब से वो उनका। अरे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि आप जब ले रहे हैं, मैं अभी एक बाइट लेने गया था, तो अचानक मैं एक हिंदू भाई से बातचीत किया, तो राम मंदिर बन रहा था, हमने सोचा कि मुस्लिम से भी बातचीत कर ले। बहुत बुजुर्ग थे, मुस्लिम भाई थे। मैंने कहा चाचा ये बताओ मंदिर बनना जाओगे कि नहीं जाओगे? उनका जवाब जानते हो क्या था? कि हमारे मुस्लिम के लोग पता नहीं क्यों उछल कूद मचा रहे हैं। अरे भाई, अभी हिंदूवादियों की सरकार है, हमारी मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना रहे हैं। हमने भी तो कभी जो है मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़ करके बनाया था, और जब फिर हमारी सरकार आ जाएगी फिर तोड़ देंगे, फिर बना लेंगे। काहे उछल कूद करते हो? सीधा सा जवाब। उसका मैसेज जानते हो क्या इस बात से? कि जब जिस विचारधारा की सरकार आती है वो संस्कृति प्रचंडता के साथ फैलती है। तो अभी हिंदू संस्कृति प्रचंडता के चरम पर है, मोदी जी ने उस चरम का सोपान दिया है, और भी आगामी 10, 15, 20 साल रहेगी। पीढ़ी बदलने दो, उसके बाद समझ में आएगी। फिर संस्कृति का हो सकता डाइवर्जन हो सकता हमारी संस्कृति अगर ठीक ठाक रहेगी, उसमें छूत छात वो भेदभाव नहीं रहेगा कि ये दलित हैं तो इन पर बाथरूम नहीं होगी, तब तो ये हज़ारों साल तक खिसक जाएगी। नहीं, फिर पतन की ओर जाएगी, फिर दूसरी संस्कृति आएगी। ये बदलाव होता रहेगा सने सने। तो कहीं न कहीं कहना ये है कि कोई भी पार्टी है जो कालांतर में अलग अलग पार्टियां अलग अलग प्रदेशों में राज्य करती थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो
ये समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा और भी तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं वो समझ लें कि ये नहीं चलने वाला, ढर्रे की बात नहीं चलने वाली है। अब उनको नए सिरे से जनता से जुड़ाव करके, जनता की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़कर जो है उनके मुद्दों को उठा करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप देख रहे थे तबीयत पानी, मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद। धन्यवाद।